ठीक साल भर पहले 17 जनवरी को ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने हॉस्टल के अपने कमरे में खुदकुशी की थी। उसके बाद रोहित वेमुला को लेकर देश भर के छात्र सड़कों पर उतरे, संसद में बहस हुई, मगर साल भर बाद भी जब हमारी सहयोगी शिखा त्रिवेदी ने रोहित की मां से बात की तो उन्होंने यही कहा कि अभी तक उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। हम शिखा त्रिवेदी की उस रिपोर्ट का एक लंबा सा हिस्सा भी दिखाएंगे जो पिछले हफ्ते एनडीटीवी 24/7 पर अंग्रेजी में चली थी। दिल्ली और अन्य जगहों पर भी मंगलवार को रोहित की याद में छात्रों ने मार्च निकाला। जेएनयू, एसयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संगठन, एसएफआई और केवाईसी जैसे कई संगठनों के छात्र इस मार्च में शामिल हुए और बड़ी संख्या में छात्र बैनर पोस्टर लेकर आए जिनमें रोहित के इंसाफ की मांग थी, अंबेडकरवादी राजनीतिक सपनों की उड़ान थी और रोहित के सपनों के लिए लड़ने का इरादा दोहराया गया था। रोहित ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे विज्ञान, तारों और प्रकृति से प्यार है, मगर उसे लोगों से भी प्यार है। उसका कहना था कि हमारे एहसास सुधार के लगते हैं, हमारा प्यार बनावटी हो गया है, हमारी मान्यताओं पर परतें चढ़ गई हैं, हमारी मौलिकता समाप्त हो गई है। रोहित की मौत की पहली बरसी पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी गुस्सा दिखाई दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक कैंपस के मेन गेट पर खींचतान होती रही। प्रशासन ने रोहित वेमुला की याद में सभा करने के लिए देश भर से आए प्रदर्शनकारियों के लिए यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर दिए। जेएनयू के लापता छात्र नजीब के परिजन, अभी तक नजीब नहीं मिला है, उसके परिजन, दादरी में मारे गए मोहम्मद अखलाक का भाई और ऊना गौहत्या के झूठे आरोपों में प्रताड़ित किए जा रहे दलित इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने किसी को अंदर नहीं घुसने दिया। यहां तक कि रोहित वेमुला की मां और भाई को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, जो कैंपस में रोहित वेमुला के नाम पर बने स्तूप पर श्रद्धांजलि देना चाहते थे। उमा सुधीर की यह रिपोर्ट है। बीते 8 महीने से यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्रों के अलावा किसी को भी कैंपस में घुसने की इजाजत नहीं है। आप शिखा त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। 17 जनवरी 2016, 26 साल के एक दलित छात्र ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। वो लाइफ साइंसेज में पीएचडी कर रहा था। रोहित वेमुला अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन का सदस्य था और कैंपस में दलित छात्रों से जुड़ी समस्याओं के हल में जुटा था। बीते 10 साल में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 8 दलित छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। रोहित की मौत की खबर भी किसी को पता न लगती अगर बड़ी ईमानदारी से लिखा और दर्द से भरा उसका ये सुसाइड नोट न मिलता। सिस्टम से रोहित की निराशा तब गहरी हुई जब 2015 में यूनिवर्सिटी ने उसका 25,000 रुपए का मासिक भत्ता बंद कर दिया। उसने वाइस चांसलर अप्पा राव को एक बड़ा ही भावुक खत लिखा। कहा, उस जैसे गरीब दलित छात्रों को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन के 4 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रोहित के कैंपस के कॉमन एरिया में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। रोहित ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि हमारी हालत उन दलितों की तरह है जिन्हें दबंग जातियों ने गांव से बाहर कर दिया हो। रोहित वेमुला के मामले में यूनिवर्सिटी सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश ले रही थी, जिसकी मंत्री तब स्मृति ईरानी थी। उनका मंत्रालय सिकंदराबाद से बीजेपी सांसद और केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की शिकायत पर काम कर रहा था। शिकायत में 5 छात्रों पर जातिवादी, अतिवादी और राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया गया। ये छात्र 1993 के मुंबई बम कांड के दोषी याकूब मेमन को फांसी के बाद मौत की सजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। दरअसल उसी प्रदर्शन के दौरान अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों और बीजेपी से जुड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच झड़प हुई थी। निलंबित छात्रों ने दावा किया कि उन्हें उनकी राजनीतिक सोच की वजह से निशाना बनाया गया। इसके बाद ये छात्र विरोध में यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठ गए।
वाइस चांसलर ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। राजनीतिक पार्टियों, दलित नेताओं और मीडिया ने उनके संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया। और एक दिन आया जब इस युवक रोहित वेमुला ने इतना अकेलापन महसूस किया कि दुनिया छोड़ने का मन बना लिया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी जैसे एक जानलेवा दुर्घटना रही। और तभी से रोहित वेमुला दलित संघर्ष का एक प्रतीक बन गया। नेता उसकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाने आने लगे। संसद में उसे लेकर बहस तेज हो गई। यहाँ तक कि कुछ दिन की शांति के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसकी याद में कुछ आंसू बहाए। देश जवान है, इस देश के सपने भी जवान है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। उनको बोलो ये हमारे साथ रह ले, हम इनकी देखभाल सब कुछ कर लेंगे। और उधर रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला मजबूर सी ये सब देख रही थी। लेकिन फिर उसने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग तेज की। बेटे ने अपनी शख्सियत में हमेशा मां की छवि देखी थी। इसके बाद राधिका जहां भी गईं, उन्हें युवाओं का खूब समर्थन मिला। इससे राधिका के अंदर भी सिस्टम से लड़ने का साहस बढ़ा। रोहित की मौत के 3 दिन बाद तब की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया कि राधिका दलित नहीं बल्कि ओबीसी हैं। इसके बाद तो राधिका को अपने हालात सबके सामने बताने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके दलित माता-पिता ने मजबूरी में बचपन में उन्हें कैसे छोड़ दिया। वो प्रवासी मजदूर थे। काम की तलाश में जब निकले तो पीछे अपनी बेटी को पिछड़े वडेरा समुदाय की एक महिला को सौंप गए। राधिका को बहुत बाद में अपने दलित जड़ों का पता लगा, तब जब नए परिवार के सदस्य ने उस पर जातिगत अपशब्द कहे। राधिका की शादी वडेरा समुदाय के ही मणिकुमार वेमुला से हुई। अपने साथ दुर्व्यवहार की वजह से बाद में उन्हें मजबूरी में पति से तलाक लेना पड़ा। लेकिन 3 बच्चों को पालने के लिए राधिका को दूसरों के घरों में चूल्हा चौका और सफाई करनी पड़ी। मजदूरी की और कपड़े सिलने का काम किया। एक दलित इलाके में अकेले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। राधिका वेमुला ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर रोहित की पहचान एक ओबीसी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की ताकि अनुसूचित जाति जनजाति कानून से अपने मंत्रियों को बचा सके। 10 minutes. Adjourn for 10 minutes. केंद्र के बनाए जस्टिस A.K. रूपनवाल कमीशन ने रोहित की मौत की परिस्थितियों की जांच की और दावा किया कि राधिका ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने बेटे का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। अगस्त 2016 में मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि रोहित को यूनिवर्सिटी में किसी भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ा। व्यक्तिगत वजहों से वो नाखुश था और तनाव में था और इसी दबाव में उसने अपनी जान ले ली। पिछले नवंबर को वेमुला परिवार को गुंटूर के कलेक्टर ने बुलाया और इन नतीजों की जानकारी दी। They called us. We entered into the office, and there are nearly 14 to 15 people are there. And suddenly, I found. उन्होंने हमें बुलाया। वो वहाँ 14 या 15 लोग थे। तभी मेरे पिता आ गए। वो उस समय पूरी तरह शराब के नशे में थे। वो इसे एक पारिवारिक ड्रामा बनाना चाहते थे कि मेरी माँ पिता को कुछ बोले तो वो हंगामा करे और उन्हें हम पर आरोप लगाने का मौका मिल जाए। Then they will say to the commission that these two are not in a correct way. राधिका का दावा है कि अधिकारियों ने उसके निजी जिंदगी पर उससे कई आपत्तिजनक सवाल किए। उन्होंने पूछा कि मैंने अपने पति को क्यों छोड़ा, जबकि वो परिवार का ख्याल रख सकता था। मैंने किसी वित्तीय सहायता के बिना कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया? क्या मैं उसे छोड़ने के बाद किसी और आदमी के साथ रही?
परिवार को पूरा यकीन हो गया कि पूछताछ करने वाले अधिकारी ये साबित करने पर तुले हैं कि रोहित अपने घर के हालात की वजह से मानसिक परेशानी में था। वो साबित करना चाहते थे कि परिवार की समस्या की वजह से रोहित ने खुदकुशी की। वो सबको यही बताना चाहते थे ताकि लोग भूल जाएं कि यूनिवर्सिटी में हुआ क्या था। लेकिन राधिका इन सब से डरी नहीं। बीते 1 साल में उन्होंने देश भर का दौरा किया, अलग अलग सामाजिक राजनीतिक संगठनों की सभाओं में शामिल हुई और रोहित के नाम पर दलित पिछड़े युवाओं को हौसला देने में जुटी रहीं। రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళు లాభం పొందుతున్నారని తెలుసు। मैं जानती हूँ कि राजनीतिक कल इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये एक मौका है कि लोगों को बताऊं कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है। దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికని అదొక అవకాశంగా తీసుకొని నేను వెళ్తున్నాను। राधिका अब अपनी जैसी दूसरी माओं से भी मिलती हैं, उन्हें लड़ने का हौसला देती हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं, लेकिन सिस्टम की नाइंसाफी से भिड़ने का उनका विश्वास मजबूत हुआ है और वो डटी हुई हैं। शिखा त्रिवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दलित मेला मरते ही लोकशाही।